नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने काउंसलिंग से संबंधित एक आवश्यक दिशा निर्देश महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा जारी किया गया है। जी हाँ बच्चों, अगर आपने भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की यूजी, पीजी, डिप्लोमा या प्रोफेशनल किसी भी कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम दिया है या फिर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो ये वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ बच्चों, किस प्रकार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इस बार काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा, स्टेप बाय स्टेप काशी विद्यापीठ ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया है और वही हम आपको आज इजी लैंग्वेज में, आपके बोलचाल की भाषा में बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ बच्चों, अगर आपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो ये बच्चों आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस को आप समझ पाएंगे। तो एक एक करके मेरी हर एक बात को, हर एक पहलू को समझिएगा। बहुत जल्दी भगा करके वीडियो को मत देखिएगा, आराम से हर एक बात को समझने का प्रयास करिएगा। बच्चों, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वेबसाइट है। हालांकि वेबसाइट पे यहाँ पे इन्होंने उस नोटिफिकेशन को दिया है और बच्चों हमने यहाँ पे इसको डाउनलोड भी कर लिया है PDF फॉर्मेट में। हालांकि इसको आप भी कर सकते हैं, लेकिन मे भी कुछ पॉइंट को समझने में आपको समस्या आ सकती है। हालांकि बच्चों, जहां तक मैंने एक्सपेक्ट किया था उसी के आसपास काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। एक दो चीज विद्यापीठ ने इस बार चेंज कर दिया है, वो भी मैं आपको विशेष तौर पे समझाने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक पहलू को समझना जरूरी है। देखिए बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तकरीबन विद्यापीठ ने बच्चों इसको लगभग तकरीबन 10 पॉइंट, यानी कि अगर आप देखेंगे तकरीबन 10 से 12 पॉइंट है जिसके माध्यम से विद्यापीठ ने पूरा काउंसलिंग का एक जो इंस्ट्रक्शन होता है वो बता दिया है। तो अब आपको इसको अभी फॉलो करना है। यहाँ पे बच्चों देखिए, एक चीज मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भले ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में, यानी कि कह लें कि अगर आपने विद्यापीठ का ऑनलाइन फॉर्म भरा था, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं या नहीं हुए हैं तो सभी के लिए है। एक एक करके मैं सारी बातों को बताऊंगा एंड में कंक्लूजन के तौर पर। तो पहले बातों को समझिए, क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस जो होगा ना, देखिए काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा वो सभी के लिए सेम होगा। या फिर आपके कॉलेज में, या फिर कह लें कि आपके कोर्स में जो है एंट्रेंस हुआ हो, ना हुआ हो, या फिर मेरिट बेस पर एडमिशन हो, पूरा प्रोसेस यही रहने वाला है किसी भी कोर्स का। चलिए समझना आपको। यहां पे बच्चों पहला विद्यापीठ ये कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा परिणाम एवं काउंसलिंग से संबंधित समस्त सूचनाएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkvp.ac.in पर या www.entrance.mgkvponline.org पर अपलोड की जाएगी। ये छोटी सी बात है, ये तो आप समझ रहे हैं। खैर, यहां से इंपॉर्टेंट शुरू होता है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा कट ऑफ मेरिट सूची या फिर कह लें कट ऑफ मेरिट लिस्ट एवं काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यहाँ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। विद्यापीठ ये कह रहा है कि भाई आपका रिजल्ट तो आ चुका है, अब रिजल्ट के बाद क्या होगा कि आपकी कट ऑफ सूची आएगी और उसके बाद आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। ये विद्यापीठ का शेड्यूल का मतलब क्या होता है भाई, कि कब किस कोर्स की काउंसलिंग चलेगी, कहाँ किस संकाय में चलेगी, टाइमिंग क्या होगी, वो विद्यापीठ शेड्यूल के माध्यम से बताएगा। और बच्चों यहाँ पे एक जिक्र किया जा रहा है कट ऑफ मेरिट लिस्ट। ही कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे लेट सपोज भाई विद्यापीठ ने कह दिया कि भाई पहली कट ऑफ कोई भी कोर्स हो, लेट सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि भाई बच्चों विद्यापीठ ने कह दिया कि भाई पहली कट ऑफ जो होगी वो मान लीजिए बीए ही मान लेते हैं हम लोग, बीए क्या लेट सपोज, ठीक है, मतलब सपोज करना है, ऐसा नहीं कि आपके कोर्स में ऐसा होगा। भाई विद्यापीठ ने कह दिया कि पहली कट ऑफ, क्योंकि देखिए याद रखिएगा मेरी बात को, मेरी बच्चों इस बार क्या होगा कि 3 से 4 राउंड तक या किसी किसी कोर्स में 5 राउंड तक काउंसलिंग आपकी चलेगी। और याद रखिए कि पूरे महीने काउंसलिंग चलने वाली है। और मैं अगर आपको समझाऊं तो मान लीजिए बच्चों विद्यापीठ ने किसी कोर्स का फर्स्ट कट ऑफ जारी कर दिया। अब विद्यापीठ ये कह रहा है कि जिन अभ्यर्थियों का जो है नंबर 272 से लेकर 312 के बीच में है, उनका बच्चों विद्यापीठ ना एक लिस्ट निकाल देगा, एक लिस्ट रहेगा, ठीक है। अब इस लिस्ट में आपका नाम, आपका कोर्स और आपका जो है वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन रहेगा। अब बच्चों जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें नंबर रहेगा, मतलब नाम रहेगा, उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि अगला पॉइंट को वही बताया गया, आइए मैं उसको समझाता हूं। देखिए अब ये चीज समझ गए। अब जो तीसरा पॉइंट आपसे ये कह रहा है, देखिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कट ऑफ मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रत्येक एक सीट पर एक बार एक ही अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना समाचार पत्रों, अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए मोबाइल नंबर पर मैसेज SMS द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्यापीठ बच्चों ये कह रहा है कि भाई विद्यापीठ क्या करेगा कि कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी करेगा, उसके अनुसार
अब देखिए बच्चों चेंज क्या है कि लास्ट ईयर क्या था कि एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। मान लीजिए किसी कोर्स में 100 सीटें हैं तो बच्चों विद्यापीठ ने 300 बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुला लिया था, लेकिन विद्यापीठ बच्चों इस बार क्या कह रहा है कि एक सीट पे एक बच्चे को ही काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये चेंज है इस बार। लास्ट ईयर एक सीट पे 3 बच्चे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई कि प्रत्येक एक सीट पर प्रथम बार एक ही अभ्यर्थी को काउंसलिंग हेतु बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना समाचार पत्रों अभ्यर्थी द्वारा, अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है उसी नंबर पे आपको SMS प्राप्त होगा, इट्स मीन कि मैसेज आएगा, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि आपको मैसेज आएगा और साथ ही साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे भी वो लिस्ट अपलोड रहेगी। कहने का मतलब ये है भाई बच्चों होता क्या है कि मान लीजिए कि भाई आपका जो है 272 से लेकर के 312 के बीच में आपका नंबर है। अब क्या हुआ कि आपका का जो है कट ऑफ सूची में नाम आ गया। उसके बाद बच्चों क्या होगा, आपके जो है काउंसलिंग के समय आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि भाई कि ये अभ्यर्थी है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपको विद्यापीठ में इस दिन इस डेट को और इस समय काउंसलिंग के लिए इस संकाय में जाना है। ये चीजें मेंशन रहेगा उस पर, ठीक है, मतलब आपके जो है वहां पे आपके जो है SMS पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे चीजों को समझिए। अब बच्चों विद्यापीठ कह रहा है कि काउंसलिंग हेतु बुलाए गए अभ्यर्थी, का मतलब क्या होता है, जो लोग सेलेक्ट होते हैं https://entrance.mgkupionline.org पर लॉगिन करके एडमिशन काउंसलिंग गेट पास डाउनलोड कर समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेज जिसकी सूचना गेट पास पर दी गई है की मूल प्रति एवं उसकी 2 छाया प्रति सहित एवं नवीनतम 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ दी गई काउंसलिंग तिथि, इट्स मीन काउंसलिंग डेट एवं समय के अनुसार अपने काउंसलिंग सेंटर पर स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझिए बच्चों विद्यापीठ क्या कह रहा है कि भाई लेट्स सपोज विद्यापीठ ने एक लिस्ट जारी कर दिया। लिस्ट का मतलब क्या है भाई कि 272 से लेकर के 312 के बीच में जिन अभ्यर्थियों का जो है कट ऑफ है उनका एक नाम आ गया, पूरा एक लिस्ट आ गई, ठीक। अब बच्चों विद्यापीठ कह रहा है कि काउंसलिंग हेतु बुलाए गए अभ्यर्थी का मतलब कि सेलेक्टेड स्टूडेंट को जो है, मतलब ये विद्यापीठ की वेबसाइट का नाम है, पर लॉगिन करके एडमिशन काउंसलिंग गेट पास। अगर बच्चों आपको याद होगा तो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट में मैंने गेट पास की चर्चा की थी। मैंने कहा था गेट पास, हालांकि गेट पास क्या होता है इसकी मैं चर्चा अभी फिर से करूंगा। देखिए बच्चों विद्यापीठ कह रहा है कि गेट पास डाउनलोड कर समस्त अंक पत्र का मतलब क्या है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है। अगर आपका UG में एडमिशन है, वहीं अगर आपका PG में एडमिशन है तो 10th, 12th, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जिसकी सूचना गेट पास पे दी जाएगी। बच्चों करना क्या होगा, मान लीजिए आपको याद होगा जब आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद आपने क्या किया, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था और आपने अपना रिजल्ट भी डाउनलोड किया था। और बच्चों सेम उसी प्रोसेस के साथ यानी कि ID, यानी कि आपको लॉगिन ID और पासवर्ड के माध्यम से ही आपको अपने पोर्टल पर लॉगिन करना है। और वहीं पे बच्चों क्या होगा ना कि एक गेट पास का आइकन बन जाएगा और उसी पर टैप करके आपको गेट पास डाउनलोड करना है। अब ये गेट पास किसको मिलेगा, जिस अभ्यर्थी का मेरिट सूची में नाम आएगा। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सबका गेट पास आएगा, जिनका मेरिट सूची में नाम आएगा उन्हीं का गेट पास आएगा। और याद रखिएगा काउंसलिंग जो शेड्यूल रहेगा उसी के अकॉर्डिंग गेट पास आता जाएगा। हालांकि उसकी जानकारी मैं आपको आगे बताता रहूंगा, लेकिन यहां पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चों जिन भी अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में रहेगा, कट ऑफ पे रहेगा, उन्हीं का केवल गेट पास आएगा। ये बात याद रखिएगा मेरी। चलिए अब यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि गेट पास में, कहने का मतलब ये है ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले के जाना है काउंसलिंग में, गेट पास पे वो मेंशन रहेगा। विद्यापीठ आपसे ये कह रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। मान लीजिए भाई पूरा काउंसलिंग का मतलब बच्चों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, आपने अपना रिजल्ट डाउनलोड किया था, वैसे ही पूरा क्या होता है ना कि पूरा मान लीजिए कि यहाँ पे गेट पास है, अभ्यर्थी का नाम जो है, कोर्स का नाम, इतना आपका मार्क्स है, और उस नीचे लिखा रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। हालांकि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट का वीडियो मैंने बनाया है, वही सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। हालांकि डॉक्यूमेंट की चर्चा की गई, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कहना यही भाई विद्यापीठ का बच्चों कि काउंसलिंग लेटर पे, यानी कि कह रहा है बच्चों विद्यापीठ की काउंसलिंग जो गेट पास रहेगा उस पे कब आपकी काउंसलिंग होगी, क्या डेट होगी, क्या समय होगा, किस डिपार्टमेंट में जाना है, वो विद्यापीठ उसमें मेंशन करेगा। हालांकि बच्चों जो आमतौर पर देखा गया है कि मान लीजिए अगर आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स फैकल्टी में काउंसलिंग होती है, अगर आपका ह्यूमैनिटीज है तो ह्यूमैनिटीज फैकल्टी में होती है, अगर आपका लॉ है तो लॉ फैकल्टी में काउंसलिंग होती है। आमतौर पर ये देखा गया है, ठीक है। हालांकि इस बार जो भी होगा हम आपको बताएंगे। हालांकि गेट पास में लिखा रहेगा कि आपको किस संकाय में जाना है, ठीक है। एक याद रखिएगा कि आपको लेटेस्ट 2 पासपोर्ट साइज
फोटो लेके जाना है। अब बच्चों अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, विद्यापीठ ये कह रहा है। चलिए अब आइए और चीज़ों को हम समझते हैं। एक काम करिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है बच्चों विद्यापीठ के प्रवेश हेतु चुने गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, इसका मतलब क्या है, SC ST OBC। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन में होते हैं। तो SC ST OBC की बात की जा रही है, ध्यान समझिएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसलिंग के समय जाति एवं आय का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 जुलाई 2020 के पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पिता के पक्ष पे एवं आय प्रमाण पत्र पति के पक्ष के नाम से बना होना चाहिए। इसको बहुत ही गौर से समझिएगा बच्चों। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आपकी कैटेगरी SC है, अगर आपकी कैटेगरी ST है, अगर आपकी कैटेगरी OBC है, तो ये 3 अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश है। कह रहा है विद्यापीठ कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र का मतलब हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, और यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो है आय का मूल प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, जो कि अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था आपसे काउंसिल डॉक्यूमेंट वाले में कि ये डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिएगा बच्चों। देखिए मेंशन भी किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन आपको कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा या कहने काउंसलिंग के समय लेके जाना होगा। बच्चों विद्यापीठ ने एक चीज और मेंशन कर दिया और कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दे दिया है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट और जाति मतलब कास्ट सर्टिफिकेट और आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, वो 1 जुलाई 2020 के पूर्व का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपने 1 जुलाई 2020 के पहले का बनवाया है तो मान्य होगा, और उसके बाद का आपने बनवाया है तो मान्य होगा। हालांकि मेरा आपके सुझाव होगा कि अगर पॉसिबल हो तो आप फिर से अप्लाई करके नया लेटेस्ट बनवा लीजिए, क्योंकि होगा क्या कि मान लीजिए कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन के बाद आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ेगा। बच्चों कई सारी चीज़ें, कई सारी योजनाएं आती हैं, तो उस समय आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आप अपना आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अगर आप SC ST OBC से हैं तो बनवा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा यह गया है, अब देखिए यहाँ पे बच्चों मूल प्रमाण पत्र का मतलब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मूल प्रमाण पत्र। अब मूल प्रमाण पत्र का मतलब क्या होता है, मेन कॉपी, ओरिजिनल कॉपी। मान लीजिए कि भाई आप जो तहसीलदार वगैरह होते हैं जो करते हैं साइन वगैरह, वो आपकी फोटो कॉपी तो आप हर डॉक्यूमेंट के लेके जाओगे, लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो विद्यापीठ मान्य करेगा, वही विद्यापीठ चेक करेगा, तो वो आपको लेके जाना मतलब आवश्यकता है। बच्चों होता क्या है ना कि मान लीजिए कि जितने भी आपका डॉक्यूमेंट है, लेट सपोज 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, मतलब जितने मार्कशीट होते हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी वेरिफिकेशन के तौर पे जाती है, बाकी उसके फोटो कॉपी जमा होते हैं। अगर हम TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट को छोड़ दें और ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बच्चों ये 3 सर्टिफिकेट होते हैं जिनका हार्ड कॉपी कहने या ओरिजिनल कॉपी जमा होता है, बाकी सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके फोटो कॉपी लेकर के वो डॉक्यूमेंट आपको वापस कर देते हैं। लेट्स सपोज कि भाई अगर आपके पास 10th 12th की मार्कशीट है तो विद्यापीठ क्या करेगा कि उसका हार्ड कॉपी आपसे दे लेगा चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कंप्यूटर पे, लेकिन आपसे केवल फोटो कॉपी रखेगा विद्यापीठ, बाकी आपके मार्कशीट को विद्यापीठ वापस कर देगा। काउंसलिंग में होता है। ठीक है, एक बात और कहा गया यहाँ पे कि अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी शादी हो गई है यानी कि विवाहित महिला है अगर आप हैं, तो विद्यापीठ ये कह रहा है 2 चीज़ें हैं कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ पे लिखा ना जाति, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पापा के नाम पे बना होना चाहिए, यानी कि आपके पिता पक्ष पे, यानी कि आपके जो आपका मायका कहते हैं, शायद मेरे ख्याल से मायका कहते हैं, ठीक है, वो बना होना चाहिए। और बच्चों विद्यापीठ कह रहे हैं जो इनकम सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए वो आपके पति के नाम पे, यानी कि आपके हस्बैंड के नाम पे या फिर उस पति के पिता के पक्ष, यहाँ पे कहा गया यहाँ पे आय प्रमाण पत्र पति पक्ष के नाम पे, यानी कह लें तो चूंकि आप अपने पति के नाम पे हो या फिर पति के पापा के नाम पे हो, तो वो विद्यापीठ कह रहा है कि पति के नाम का मतलब कि भाई पक्ष का मतलब ये होता है ना कि मान लीजिए कि भाई हो सकता है कि आपका हस्बैंड की उम्र कम हो, तो उनका जो इनकम होगा वो आपके उनके पापा का होगा, तो उस पक्ष का बना होना चाहिए, ये विद्यापीठ कह रहा है, ये स्पष्ट है। चलिए आइए कुछ और चीज़ों को हम देखते हैं। अब जो हमारे EWC कैंडिडेट्स हैं वो समझेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कुछ लोग जो है डाउट में होते हैं। देखिए जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं जो अनरिजर्व के हैं, मान लीजिए कि अगर EWC आपने क्लेम नहीं किया, अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो जनरल कैटेगरी का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता, याद रखिएगा। चलिए यहाँ कहा जा रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर इट्स मीन EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसलिंग के समय वित्तीय वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा EWS का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना
अनिवार्य होगा। बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है और समझने वाली बात है। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर फॉर्म भरते समय अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लेम किया, और ईडब्ल्यूएस का ये मतलब नहीं है कि अभी सब लोग कंफ्यूज, अरे सर ईडब्ल्यूएस क्या है। ईडब्ल्यूएस अगर आपने देखिए, ईडब्ल्यूएस क्या होता है कि जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल में अगर उनकी आय जहाँ तक हमको पता है 7 लाख या 8 लाख से कम होती है सालाना, तो उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, वो लोग बनवाते हैं। तो अगर इस स्थिति में अगर आप जनरल कैटेगरी में थे या फिर आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया है, या फॉर्म भरते समय अगर आपने ईडब्ल्यूएस क्लेम किया है, तो आपको जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना आपके पास होना चाहिए काउंसलिंग के समय। और बच्चों विद्यापीठ कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24, बच्चों वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं बच्चों, हर साल 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हर साल हमारे देश में बजट आपका मार्च में लास्ट में होता है, एंडिंग होती है, और 1 अप्रैल से नया जो है फाइनेंशियल ईयर लागू हो जाता है। तो कहने का मतलब विद्यापीठ का ये है कि जो आपका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का है तो मान नहीं है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आपका है तो आप जो सर्टिफिकेट है या तो बनवा लीजिए या उसको रिन्यूअल करवा लीजिए। अगर आपका अप्रैल का बना हुआ है, अप्रैल मई जून का, तो वो आपके लिए बढ़िया, लेकिन उसके पहले का बना है तो उसको बनवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे काउंसलिंग में तो आपको जनरल में एडमिशन मिलेगा, और जनरल की स्थिति में क्या होगा, आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस क्लेम किया तो इसको बनवा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब बच्चों यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, कहा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फॉर्म में भरे गए भारांक इट्स मीन वेटेज हेतु प्रवेश काउंसलिंग के समय उक्त भारांक से संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। विद्यापीठ ये कह रहा है कि भाई मान लीजिए कि वेटेज के नाम पे कई सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर वेटेज क्या है। तो वेटेज का मतलब बच्चों, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ कि मान लीजिए कि आपके पास एनसीसी या फिर आपने एनसीसी किया है, एनएसएस किया आपने, स्काउट गाइड किया है, या फिर आपके पास कोई स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है, आपके पास फ्रीडम आर्मी वगैरह में है, या फिर कहने का मतलब ये है ना कि आपने किसी भी वेटेज के लिए क्लेम किया, इट्स मीन कि आपने कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र या फिर अधिभार के लिए अगर आपने क्लेम किया है तो वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड है, स्पोर्ट कोटा है, फ्रीडम फाइटर से अगर आपने अप्लाई किया है, एम्प्लॉय अवार्ड से अगर आपने जो है क्लेम किया है, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए काउंसलिंग के समय, ये विद्यापीठ कह रहा है। ठीक है, तो वेटेज को लेकर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। वेटेज का मतलब भाई जो वेटेज क्लेम किए हैं उन्हीं के लिए आवश्यक है, जो वेटेज नहीं क्लेम किए हैं उनको ये सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, ये याद रखिएगा। चलिए अब बच्चों विद्यापीठ कह रहा है कि प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत निर्धारित सीट के अनुसार अभ्यर्थी यानी कि सिलेक्टेड स्टूडेंट की प्रोविजनल प्रवेश सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। विद्यापीठ ये कह रहा है कि मान लीजिए लेट सपोज कि 16 तारीख को आपकी काउंसलिंग होगी बच्चों, तो बच्चों विद्यापीठ या तो उसी शाम को इवनिंग में, या बच्चों 17 तारीख को विद्यापीठ क्या करेगा, मान लीजिए भाई कि विद्यापीठ ने 100 बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया और केवल 80 बच्चे गए, तो बच्चों विद्यापीठ ये कह रहा है ना कि जो बच्चे काउंसलिंग कराएंगे उन्हीं बच्चों का क्या होगा कि सत्यापन के उपरांत निर्धारित सीट के अनुसार अभ्यर्थियों की प्रोविजनल प्रवेश सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। लेट्स सपोज भाई कि 100 सीटें थी उस कोर्स में, 80 बच्चे गए, तो 80 बच्चे तो काउंसलिंग कराए हैं, तो 80 बच्चों का क्या होगा, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो, अगर आपका काउंसलिंग नहीं हुआ तो आपका नाम नहीं आएगा। याद रखिएगा, मान लीजिए कि 100 बच्चे काउंसलिंग के लिए गए, मे बी भाई 10 बच्चों का डॉक्यूमेंट ही नहीं था, तो आपका काउंसलिंग नहीं हुआ फिर वहाँ पे, या फिर आपका डॉक्यूमेंट कोई गड़बड़ी था। तो कहने का मतलब ये है ना कि मान लीजिए कि भाई 20 बच्चे एब्सेंट हो गए, तो 80 बच्चों का नाम एक लिस्ट में आएगा, और उन्हीं बच्चों को विद्यापीठ एडमिशन फीस यानी कि पेमेंट करने के लिए विद्यापीठ मैसेज भेजेगा, और 3 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। हालांकि बच्चों जैसे ही पेमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी, सेपरेटली मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि कैसे आपको पेमेंट करना है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए ठीक है, तो कहने का बच्चा मतलब ये है कि मान लीजिए कि 16 तारीख को आपकी काउंसलिंग हो गई, और मे बी या तो 16 को शाम को रात को, या बच्चों 17 तारीख को आपकी एक लिस्ट आ जाएगी भाई कि हाँ इतने बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं और ये लोग काउंसलिंग करा चुके हैं और इनको फीस पेमेंट करना है, और बच्चों आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा
और आपको वहाँ पे पेमेंट करना होगा। हालांकि बच्चों पेमेंट भी आपको ऑनलाइन करना है। कैसे? जैसे आपने अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड किया था, आपने रिजल्ट डाउनलोड किया था और आप अपना गेट पास डाउनलोड करेंगे, वैसे बच्चों एक आइकन बन जाएगा ऐसे करके आपके सामने कि पे एडमिशन फीस, और उसी के माध्यम से आपको अपना एडमिशन फीस पे कर लेना है। ऑनलाइन होगा, हालांकि उसकी प्रक्रिया मैं बता दूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहने का मतलब ये भाई कि काउंसलिंग के बाद एक लिस्ट आएगी कि ये बच्चे सेलेक्टेड है और ये अपना फीस पेमेंट कर दे। क्योंकि भाई होता है कि बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल का मैसेज आता नहीं है, तो बच्चों इस स्थिति में विद्यापीठ क्या करेगा कि विद्यापीठ एक लिस्ट निकाल देगा, भाई ये बच्चे सेलेक्टेड है, ये अपना पेमेंट कर दें। चलिए आगे देखिए। अब बच्चों आगे ये कहा जा रहा है, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे बच्चों कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रोविजनल प्रवेश सूची का अवलोकन कर सूची में अपना नाम मिलाकर जो है निर्धारित सिटी के अंदर, मतलब निर्धारित तिथि, सॉरी लिखा है तिथि मतलब डेट के अंदर, प्रवेश शुल्क यानी कि एडमिशन फीस www.entrance.mgkponline.org पर लॉगिन कर दिए गए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से अवश्य जमा कर दे। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार हो। बच्चों वही चीज़ जो मैंने आपको समझाया कि भाई एक जो है लिस्ट आ गई, उसमें बच्चों का नाम है, जिन बच्चों का अपना मेरिट सूची में अपना नाम मिला लेंगे। अगर आपका नाम है तो आप ऑनलाइन जा करके लॉगिन करके पोर्टल पे अपने यानी कि आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर देंगे। बच्चों यही विद्यापीठ कह रहा है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यही विद्यापीठ कहने का मतलब है। याद रखिएगा बच्चों, मे बी आपको 2 दिन या 3 दिन का समय मिलता है ऑनलाइन पेमेंट करने का। अगर आप 3 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखिएगा पेमेंट करना अनिवार्य है। चलिए, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तो देखिए, याद रखिएगा जब आपका पेमेंट हो जाएगा ना तभी आपका एडमिशन कन्फर्म है। पेमेंट नहीं हुआ इट्स मीन का आपका एडमिशन नहीं हुआ, याद रखिएगा। चलिए आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, इसके बाद थोड़ा सा मैं कंक्लूज करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन एक एक पॉइंट को समझना जरूरी है। अब 2 पॉइंट और बच चुके हैं, 2 से 3। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरांत, यानी कि मान लीजिए आपने फीस पेमेंट कर दिया, www.entrance.mgkp.online.org पर लॉगिन कर प्रवेश अनुमति पत्र इट्स मीन एडमिशन परमिशन लेटर एवं शुल्क रसीद इट्स मीन फी रिसिप्ट डाउनलोड कर तथा अन्य अभिलेखों को 1 सप्ताह के भीतर संबंधित संकाय विभाग यानी कि फैकल्टी डिपार्टमेंट संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा कर ले। अब बच्चों इस पॉइंट का मतलब क्या है? लेट्स सपोज भाई आपने काउंसलिंग करा लिया, आपने एडमिशन फीस पेमेंट कर दिया, उसके बाद बच्चों क्या होगा ना कि जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पोर्टल पे एक ऑप्शन बन जाएगा, मतलब जहां से आप लॉगिन कर रहे हैं अपने पोर्टल पे, वो ऑप्शन क्या बनेगा? वो बनेगा एडमिशन परमिशन लेटर। यहाँ बच्चों लिखा रहेगा कि डाउनलोड एडमिशन प्रोविजनल जो है अपना लेटर। तो वो उन्हीं अभ्यर्थियों का ऑप्शन आइकन आएगा जो अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थियों ने पेमेंट कर दिया होगा। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तभी ये आइकन आपके पोर्टल में आएगा। अगर आप नहीं किए तो आपके आइकन, मतलब आपके पोर्टल में आइकन नहीं आएगा। भाई याद रखिएगा, अगर आप पेमेंट कर लेंगे तभी के बाद का प्रोसेस है, तभी आपका एडमिशन परमिशन लेटर जमा हो, मतलब कि डाउनलोड होगा। और करना क्या होता है बच्चों की, 3 से 4 पेज का होता है, 3 से 4 पेज का या मेरे ख्याल से 5 पेज का। इसको करना क्या होता है आपको कि उसको डाउनलोड करना होता है और उसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता है। उसमें कुछ डिटेल भरनी पड़ती है, सारा अपना आपका नाम वगैरह, क्या किस कोर्स में एडमिशन लिए, कुल अनुशासन प्रपत्र वगैरह होता है मेरे ख्याल से। हालांकि उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा जब जैसे ही आएगा, और मैं बता दूंगा कि आपको उस फॉर्म को कैसे भरना है। करना ये होता है कि उस एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर कह लें या फिर एडमिशन परमिशन लेटर कह लें, वो और फी रिसिप्ट और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपने, हालांकि बच्चों यहाँ पे विद्यापीठ ने क्या लिखा है, अन्य अभिलेख। अन्य अभिलेख का मतलब क्या होता है ना कि जितने डॉक्यूमेंट आपने काउंसलिंग में जमा किए या फिर काउंसलिंग में ले गए, उन सभी डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी और फी रिसिप्ट और एडमिशन परमिशन लेटर, इनको अटैच करके वो आपको अपने डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ता है या फैकल्टी में। क्या है, लेट्स सपोज भाई कि आपने बीकॉम एडमिशन विद्यापीठ में ले लिया, आपने बीकॉम में फीस पेमेंट कर दिया, तो आप बीकॉम फैकल्टी में जाकर के एडमिशन परमिशन लेटर, फी रिसिप्ट और अपना डॉक्यूमेंट जाकर के जमा करेंगे। यहाँ पे कहा गया है 1 हफ्ता के अंदर। मान लीजिए भाई किसी अभ्यर्थी का 17 तारीख को किसी ने पेमेंट कर दिया, 17 तारीख को, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 23 तारीख तक या 24 तारीख तक क्या करेंगे, जा करके ये सब लेकर के अटैच करके अपने डिपार्टमेंट में जमा कर देंगे ऑफलाइन। यही करना पड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि भाई अगर आप वहाँ पे जमा नहीं करेंगे तब तक आपका अटेंडेंस शीट में आपका रोल नंबर वगैरह अंकित नहीं होता है। मान लीजिए अगर आप जमा करेंगे तो विद्यापीठ क्या करता है कि अटेंडेंस शीट में आपका नाम विद्यापीठ वहाँ पे चढ़ा देगा, हाँ भाई ये अभ्यर्थी का एडमिशन हो गया, क्योंकि भाई वहीं पे तो विद्यापीठ को डेटा मिल पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आफ्टर फीस पेमेंट ये प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। आपका एडमिशन कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड होगा, हालांकि उसकी जानकारी मैं दे दूंगा वीडियो के माध्यम से, और कैसे भरना होगा, क्या क्या भरना होगा, सारी बातें बच्चों हम बता देंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये सब करना पड़ेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1 हफ्ता के अंदर आपको अपने डिपार्टमेंट ले करके जमा करना है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे जो बच्चों 2 चीज़ लिखा हुआ है, इसकी
इसको समझने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। अभ्यर्थीगण उपयुक्त समस्त निर्देश ठीक से पढ़कर उसका पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी कि बच्चों, अगर आप सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर किसी प्रकार अगर आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो। उसके बाद बच्चों कहा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं प्रवेश शुल्क जमा जो है करने के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण मानी जाए। कहने का मतलब ये है कि आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फीस पेमेंट कर दिया, तब जा करके जब आप फीस पेमेंट कर लेंगे तब जा करके आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। ये विद्यापीठ कर। लेकिन बच्चों एक काम करेगा, फीस पेमेंट के बाद ये वाला काम कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बच्चों इससे क्या होता है ना कि जितना जल्दी ये काम करेंगे उतना जल्दी आपका जो है उसी सेक्शन में एडमिशन रहेगा। मान लीजिए अब भाई विद्यापीठ के बच्चों चूँकि क्या होता है ना कि मान लीजिए बीकॉम वगैरह में तो एक ही बार क्लास चलता है, जैसे मान लीजिए कि आपका बीए है, ठीक है, तो भाई अगर बच्चे हिस्ट्री के हैं तो बच्चों हिस्ट्री के लगभग विद्यापीठ में 2 क्लास चलती है एक दिन में। अगर आप सबसे पहले जमा करेंगे तो पहले वाला क्लास में आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर लेट जमा करेंगे तो आपका दूसरे वाले में एडमिशन होगा। तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो जाता है। लेकिन आप प्रयास करेगा कि जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, आप पेमेंट कर दें तो अपना ले जा करके एडमिशन जो है परमिशन लेटर आप अपने फैकल्टी में जमा करवा दीजिएगा। बच्चों ये करना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आपका लॉ फैकल्टी तो लॉ में जमा करेंगे, कॉमर्स तो कॉमर्स फैकल्टी में, ह्यूमैनिटीज तो ह्यूमैनिटीज फैकल्टी में, अगर आपका साइंस है, मैथ बायो है तो साइंस फैकल्टी में, इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये प्रोसेस करना पड़ता है। एक चीज़ का विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे कि इन सारे प्रोसेस को आप अच्छे से फॉलो करेंगे। बाकी बच्चों काउंसलिंग के समय कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसका वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। बाकी अगर इसको मैं एक समराइज फॉर्म में अगर आपको समझाना चाहूँ तो कहने का मतलब ये है कि विद्यापीठ आपसे ये कह रहा है कि आफ्टर एडमिशन क्या होगा, मतलब आफ्टर रिजल्ट आने के बाद क्या होगा कि काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, विद्यापीठ कट ऑफ सूची जारी करेगा, मेरिट सूची, उसकी में जिसका नाम आएगा वो काउंसलिंग ले जाएगा, जो काउंसलिंग करा लेगा वो अपना फीस पेमेंट करेगा, फीस पेमेंट करने के बाद एडमिशन परमिशन लेटर डाउनलोड करेगा और उसको लेकर के संकाय में जमा कर देगा। बच्चों इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी SC ST OBC के हैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक है। अगर आपका EWS से है, अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपका इस साल का इस वित्तीय वर्ष यानी कि अप्रैल के पहले का नहीं बाद का आपका EWS का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। बच्चों अगर इसको मैं समराइज फॉर्म में थोड़ा सा और समझाना चाहूँ तो कहने का मतलब ये कि सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अगर आपके कोर्स में जो है एंट्रेंस नहीं हुआ है तो लगभग सारे स्टेप्स यही रहेंगे। आपकी स्थिति में क्या होगा भाई कि आपका मेरिट सूची नहीं आएगा, लेकिन सभी प्रोसेस सभी में होने, यानी कि जितने कोर्सेज हैं ऑलमोस्ट सभी में ये प्रोसेस होने हैं। तो आई होप बच्चों कि मैंने आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दिया। वीडियो को देख करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आगे भी आपको अपडेट मिलेगी। और हाँ, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए जिससे मैं आपको आपकी क्वेरीज को, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। फिलहाल बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बात को आप समझे होंगे। याद रखिएगा यहां से जो कि मैंने पहले क्या कह दिया है, यू हैव टू बी एक्टिव, और यहां से आपको एक्टिव होना आवश्यक है। अगर आप एक भी स्टेप को छोड़ेंगे तो दिक्कत आपको हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।